अब आगे बढ़ते हैं और 2019 के क्वेश्चंस को देखते हैं। 2019 का पहला क्वेश्चन है जिसमें हमें दिया हुआ है कि फॉर अ जीपी इफ Sn इज इक्वल्स टू दिस एक्सप्रेशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ T2, और ये 4 ऑप्शंस अपने को दिए हुए हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, Tn की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यूजिंग Sn। तो जब भी Tn की वैल्यू Sn के जरिए से फाइंड करनी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं जो कुछ इस तरीके से होता है, Tn इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। ये AP के लिए भी चलता है, GP के लिए भी चलता है, ठीक है। चलो तो अपने को क्या फाइंड करना है, T2 फाइंड करना है। T2 कैसे मिलेगा, S2 माइनस 1 यानी कि S1। तो S2 निकाल लेंगे। S2 कैसे मिलेगा, यहाँ पर n की जगह 2 रख दो, है ना। तो अपने को मिल जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर माइनस 4⁻1 माइनस 3⁻1 अपॉन 3⁻1। ये हो जाएगा 16 माइनस का 9 यानी कि 7 अपॉन 9, और ये हो जाएगा 1 अपॉन 3। ठीक है, बेस सेम बनाने के लिए मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो वी विल गेट 7/9 माइनस 3/9, 7/9 माइनस 3/9। डिनोमिनेटर सेम है तो क्या करो, एक ही बार लिख लो ऊपर का न्यूमरेटर एज इट इज़, ठीक है। तो 7 माइनस 3 यानी कि 4/9 अपना फाइनल आंसर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अ बैग कंटेन्स 6 वाइट एंड 4 ब्लैक बॉल्स। एक बैग है जिसके अंदर 6 वाइट और 4 ब्लैक बॉल्स हैं। 2 balls are drawn at random. The probability that they are of the same color is 1/15, 5/7, 1/7 and 7/15। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दोनों भी बॉल कैसे आए, सेम कलर के आए, यानी कि दोनों भी वाइट आने चाहिए या फिर दोनों भी ब्लैक आने चाहिए। तो सबसे पहले एन ऑफ एस निकाल लेंगे। एन ऑफ एस कैसे निकलेगा, टोटल बॉल देख लो कितने हैं, 10 है, तो 10 में से कोई भी 2 बॉल चूज़ करने हैं। तो 10C2 यानी कि 10 × 9 अपॉन 2 × 1। आई होप कि ये फॉर्मूला आपको आता है, नहीं आता है तो देख लो ज़रा जल्दी से। कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले में हम लोग क्या करते हैं, जो भी नंबर नीचे दिया रहता है न्यूमरेटर में यहाँ से शुरू करके रिवर्स ऑर्डर में उतने ही डिजिट्स लिखते हैं जो नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, और नीचे यहाँ से शुरुआत करके उतने डिजिट्स जो यहाँ पर नंबर है। समझ में आया मैंने क्या बोला, ठीक है। तो 10C2 है यानी कि 2 डिजिट्स ऊपर लिखने, 2 डिजिट्स नीचे लिखने, ठीक है। ऊपर क्या करेंगे, 10 से शुरुआत करेंगे, 10 × 9 रिवर्स ऑर्डर में, और नीचे 2 से शुरुआत करेंगे, 2 × 1। तो 10 × 9 कितना हो जाएगा, 90/2 यानी कि 45। एन ऑफ एस आ गया 45, ठीक है। अब क्या करना है, इवेंट मानना है जिसके अंदर दोनों भी बॉल कैसे आए, सेम कलर के आए। तो एन ऑफ ए ले लेंगे। दोनों भी बॉल सेम कलर के आने चाहिए यानी कि दोनों भी वाइट में से उठने चाहिए। तो वाइट में से उठने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6C2 करना पड़ेगा, या फिर दोनों भी क्या होने चाहिए, ब्लैक होने चाहिए। तो ब्लैक के लिए क्या करेंगे, 4C2 करेंगे। ब्लैक के लिए क्या करेंगे, 4C2 करेंगे। समझ में आ रहा है। तो 6C2 का आंसर हो जाएगा 6 × 5 अपॉन 2 × 1 प्लस 4 × 3 अपॉन 2 × 1। इसको सॉल्व करो 15 मिलेगा, इसको सॉल्व करो 6 मिलेगा, और ये आ जाएगा 21, ठीक है। यानी कि फाइनली क्या मिल रहा है अपने को, 21/45, ठीक है। तो 3 7s 21 और 3 1s 5, 7/15 करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कोनिक सेक्शन का, जिसमें हमें क्या करना है, हाइपरबोला का इक्वेशन फाइंड आउट करना है, और 2 चीज़ें अपने को दी हुई है, ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ दी हुई है और लेटेस्ट रेक्टम की भी लेंथ दी हुई है, ठीक है। तो हाइपरबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, x² माइनस y² इक्वल्स टू 1, ठीक है। इसमें अगर a की वैल्यू b से बड़ी होगी तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस 2a आएगी, और लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ हो जाएगी 2b²/a। और अगर b की वैल्यू a से बड़ी होगी तो क्या करोगे, a b को इंटरचेंज कर दोगे। समझ में आ गया। चलो तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमको ऑप्शंस लेकर के सॉल्व करना पड़ेगा। इसको मैं क्या करता हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेता हूँ। पूरे इक्वेशन को 72 से डिवाइड करो तो क्या मिल जाएगा, x² अपॉन 4/72 यानी कि 4 1s और 8s, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 18 माइनस y² अपॉन 9 8s 72 इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ गया, 1 आ गया। अब देखो a की वैल्यू क्या है, यहाँ पर b से बड़ी है। a² कितना है, 18 दे रखा है, और b² कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। तो a कितना हो जाएगा, √18 यानी कि 3√2, ठीक है। अच्छा, तो 2a अगर निकालोगे तो क्या मिलेगा, 6√2 मिलेगा। लेकिन अपने को लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस तो 6 दी हुई है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। 6√2 आ रहा है, 6 आना चाहिए था, ठीक है। चलो दूसरा देख लेते हैं ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन चेक कर लेंगे। सेकेंड ऑप्शन को भी मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ। 36 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x²/9 माइनस y² 4 इक्वल्स टू 1, ठीक है। यहाँ पर देखो a² की वैल्यू 9 है और b² की वैल्यू
4 है, यहाँ पर फिर से a की वैल्यू b से बड़ी है ना, तो a कितना हो जाएगा, a हो जाएगा 3, तो 2a कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा 6। यही तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस है, ठीक है ना, जो अपने को दी हुई है। लेकिन फिर भी श्योर होने के लिए क्या करो, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम भी निकाल लो। कैसे मिलेगी, 2b² a से, तो 2 इंटू b² कितना है 4 अपॉन a यानी कि 3, तो ये कितना हो जाएगा 8/3, और अपने को क्या दिया हुआ है 8/3 ही दिया हुआ है, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। आप चाहो तो सी और डी को भी चेक कर सकते हो। समझ में आ गया। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि फंक्शन से है। f(x) इज इक्वल टू 3x - 2 दे रखा है और g(x) दे रखा है x²। हमें क्या करना है, fog(x) की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। कंपोजिट फंक्शन बहुत ही आसान है, समझ में आ रहा है। ऑप्शंस क्या दे रखे हैं, 3x - 2, 3x² + 2, 3x² - 2 एंड 2 - 3x²। ठीक है, तो देखो फॉग का मतलब क्या होता है, फॉग का मतलब होता है f(g)(x), यानी कि f के अंदर g डाल दिए, और गॉफ का मतलब होता है g के अंदर f डाल दिए। बात समझ में आ रही है, कैसे करना वो समझाता हूँ अभी। तो अपने को क्या फाइंड आउट करना है, fog(x) की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि फंक्शन f(x) में g(x) को इंसर्ट कर देना है। तो इस फंक्शन में g(x) को डाल देंगे, तो x की जगह पे क्या करता हूँ मैं, x की जगह पे gx रख देता हूँ, तो इसका LHS हो जाएगा, f(g)(x), और यहाँ पर क्या करेंगे, x की जगह पे x² रख देंगे, तो अपने को क्या मिल जाएगा 3x² - 2, यानी कि fog(x) की वैल्यू क्या है 3x² - 2 है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। समझ में आ गया सबको। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो सीक्वेंस एंड सीरीज से पूछा गया है। इसमें हमें एक जीपी के लिए m + nth टर्म की वैल्यू दे रखा है p, और m - nth टर्म की वैल्यू दे रखा है q, और हमें क्या करना है, mth टर्म की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब हम जानते हैं कि जीपी के लिए जो nth टर्म होता है वो होता है a × r⁻n−1। a क्या है फर्स्ट टर्म, r क्या है कॉमन रेशियो। तो इसी से हम लोग क्या करेंगे, mth टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जो कुछ इस तरीके से हो जाएगी a × r⁻m−1। अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है a × r⁻m−1 की, ठीक है। और इसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, m + nth टर्म को और m - nth टर्म को। इसी के ज़रिए से m + nth टर्म निकाल लेते हैं। कैसे मिल जाएगा वो, a × r⁻m + n-1, और m - nth टर्म निकाल लेंगे, वो हो जाएगा a × r⁻m - n-1। लेकिन m + nth टर्म क्या है, p है, तो इसके बदले p लिख लेता हूँ, और m - nth टर्म q है, तो इसके बदले q लिख लेते हैं। अच्छा, अब देखो अपने को जो चाहिए उसके अंदर n नहीं दिख रहा है, सिर्फ m दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप n को देखोगे तो यहाँ प्लस में और यहाँ पे माइनस में, अगर ये दोनों पावर्स किसी तरीके से ऐड हो जाएं तो n और n कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, सिर्फ m बचेगा। अच्छा, पावर्स को ऐड करने के लिए क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है ना, लॉज ऑफ इंडाइसिस। a⁻m इंटू में a⁻n क्या होता है, a⁻m + n होता है। समझ में आ रहा है सबको। तो क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर लेंगे, n कैंसिल हो जाएगा क्योंकि पावर में ऐड हो जाएगा वो, ठीक है। तो अपने को लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा p × q, a × a², और ये दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद पावर्स ऐड हो जाएंगे, m + n-1 + m - n-1, n उड़ गया, m + m 2m, a² r⁻2m - 2, a² r⁻2 × m-1। क्लियर हो रहा है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a² × r⁻m-1 × 2, या फिर इसका स्क्वायर है ना, क्योंकि a⁻m × n किसके बराबर होता है, a⁻m² के बराबर होता है। लॉज ऑफ इंडाइसिस अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो पावर्स मल्टीप्लिकेशन में तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट बना करके द होल पावर कर सकते हैं। तो ये हो गया pq = a² r⁻m-1 द होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट ले लो दोनों साइड, तो यहाँ पर मिल जाएगा √pq, और यहाँ बचेगा a r⁻m-1, जिसकी वैल्यू अपने को चाहिए थी। ये क्या है, tm है, तो tm किसके बराबर हो गया, √pq के। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, if p2, 2 q -2, 4 and r 3, 4 are the vertices of triangle PQR, इन तीनों पॉइंट्स को मिलाकर के क्या बना रहे हैं हम लोग, एक ट्राइंगल बना रहे हैं PQR। देन द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू वर्टेक्स R, अगर R से एक मीडियन बनाना हो,
ठीक है, आर से एक मीडियन बनाना हो, ठीक है, तो इस मीडियन का क्या इक्वेशन होगा ये अपने को फाइंड आउट करना है। ऑप्शंस क्या दे रखा है, x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0, x माइनस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0, x माइनस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो मीडियन का इक्वेशन निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है कि जो मीडियन होगा वो पॉइंट R से पास होगा, यानी कि पॉइंट R को जो इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा वही मीडियन का इक्वेशन होगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, R की वैल्यू एक एक करके ऑप्शंस में सब्स्टिट्यूट करेंगे। x की जगह 3 रख दो, y की जगह 4 रख दो, तो 3 प्लस 12 कितना होता है, 15 माइनस 9 0 नहीं होता, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। x की जगह रख दो 3 माइनस 3 इंटू 4 12, 3 माइनस 12 माइनस 9 प्लस 9 0, इसने सेटिस्फाई कर दिया। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है, मीडियन का इक्वेशन ऑप्शन बी में है। आप सी और डी को भी चेक कर सकते हो, पॉइंट आर को वो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं सेशन का, जिसके अंदर हमें एक सेट दिया हुआ है ए, इस सेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स है x जो रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहे हैं और x के टर्म्स में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, यानी कि जो सेट ए के एलिमेंट्स हैं वो इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मिलेंगे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख करके घाई नहीं करना, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 ही रूट्स होंगे, यानी कि सेट ए में 2 ही एलिमेंट्स आएंगे, तो इसका करेक्ट आंसर 2 होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसका आंसर 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। वो सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा। 0 कैसे हो सकता है, क्या बोल रहा है, x रियल नंबर है, ठीक है। अगर इसमें डेल्टा की वैल्यू लेस देन 0 हो गई तो एक भी रियल रूट नहीं आएगा, है ना। डेल्टा की वैल्यू अगर 0 हो गई तो रिपीटेड रूट्स आएंगे, और सेट के अंदर हम लोग वैल्यूज़ को रिपीट थोड़ी करते हैं, तो जब डेल्टा की वैल्यू 0 होगी तो आंसर 1 आएगा, डेल्टा की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो आंसर 0 आएगा, और अगर डेल्टा की वैल्यू 0 से बड़ी हुई तो आंसर 2 आएगा। और 4 कैसे आ सकता है, वो सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, चलो तो स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ मैं, जो एक्स स्क्वायर माइनस 5 मॉड एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0 दे रखा है। ठीक है, अब देखो ये मॉड एक्स है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको भी मॉड एक्स के टर्म्स में लिखने की कोशिश करता हूँ, एक तरीका। या फिर दूसरा तरीका, x ग्रेटर देन 0 के लिए इसको पॉजिटिव मान के सॉल्व करो और x लेस देन 0 के लिए इसको नेगेटिव मान के सॉल्व करो। दोनों तरीके से आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स का स्क्वायर लिख लेता हूँ, तो दिस इक्वेशन विल बिकम एक्स मॉड एक्स का स्क्वायर माइनस 5 मॉड एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, मॉड एक्स के बदले t सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो अपने को मिलेगा टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस का 6 इक्वल टू 0। समझ में आ गया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके t की वैल्यूज़ निकालेंगे। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे आसान क्या पड़ेगा, फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, लेकिन फैक्टराइजेशन मेथड को भी सॉल्व करने का एक शॉर्टकट तरीका है, और वो क्या है उसको देख लो। तो इक्वेशन क्या है, टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस का 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक ऐसा ट्री डायग्राम बनाएंगे, ऊपर क्या लिखेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, टी स्क्वायर के कोएफिशिएंट का और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लिकेशन, और नीचे आएगा मिडिल टर्म, नीचे आएगा मिडिल टर्म। ऐसे 2 नंबर सोचो जिनका मल्टीप्लिकेशन +6 है और एडिशन या सब्ट्रैक्शन -5 है। ऐसे 2 नंबर्स कौन से हैं, तो ऐसे 2 नंबर्स हैं -3 एंड -2, -3 एंड -2। ठीक है, तो यही वैल्यूज़ हमारा आंसर है साइन बदल के, यही वैल्यूज़ हमारा आंसर है साइन बदल के, यानी कि टी की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 या फिर टी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है, इसमें हमें क्या करना पड़ता है, स्क्वायर वाले टर्म के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ता है। तो टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1 है, तो 1 से डिवाइड कर लो, तब जा करके फाइनल आंसर मिलेगा। ये शॉर्टकट है। ठीक है, क्लियर हो गया। लेकिन 1 से डिवाइड करने से कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ पर अगर 1 की जगह कुछ और होता तो आंसर चेंज हो जाता। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, t = 3 और t = 2। ठीक है, क्लियर है। चलो, लेकिन t क्या था, t तो मॉड x था, यानी कि मॉड x की वैल्यू 3 है या फिर मॉड x की वैल्यू 2 है। मॉड x की वैल्यू 3 है या फिर मॉड x की वैल्यू 2 है। अच्छा, मॉड x 3 है, इसका मतलब x क्या हो सकता है, +-3, और मॉड x 2 है, इसका मतलब x क्या हो सकता है, +-2 हो सकता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है ना, तो x की वैल्यूज़ कितनी आ रही है, यहाँ से 2 और यहाँ से 2, यानी कि टोटल 4 वैल्यूज़ आ रही है। तो हमारे सेट ए में 4 एलिमेंट्स होंगे। हमारे सेट ए में कितने एलिमेंट्स होंगे, 4 एलिमेंट्स होंगे। समझ में आ गया सबको। ठीक है ना, चलो अब दूसरा तरीका भी देख लो जरा जल्दी से, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर -5 मॉड एक्स प्लस का 6 इक्वल टू 0। तो पहले क्या कर लो, x ग्रेटर देन 0 कर लो। तो x जब भी ग्रेटर देन 0 होता है तो मॉड x की वैल्यू कैसे निकलती है, मॉड x की वैल्यू +x से निकलती है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -5x प्लस का 6 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, ऊपर +6 आएगा, नीचे -5 आएगा, और 2 नंबर्स -3 -2 हो जाएंगे। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 3 या फिर x की वैल्यू 2। अच्छा, जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मॉड एक्स माइनस एक्स हो जाएगा, मॉड एक्स माइनस एक्स हो जाएगा। अच्छा, तो अपने को क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, मॉड एक्स की जगह क्या लिखेंगे, माइनस एक्स, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ऊपर क्या आना चाहिए, प्लस 6, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके क्या आना चाहिए, प्लस 5। तो इन्हीं दोनों नंबर्स की साइन क्या करो, चेंज कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 5 आएगा, और 3 इंटू 2 6 आएगा, यानी कि एक्स की वैल्यूज़ मिलेंगी -3 और एक्स इज इक्वल टू -2। ठीक है ना, तो यहाँ से भी देखो 4 ही वैल्यूज़ आ रही है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। क्लियर हो गया सबको। तो बच्चों यहाँ पर अपना CET का क्रैश कोर्स कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको पूरा क्रैश कोर्स अच्छे से समझ में आया है। अगर आप में से किसी के कुछ वीडियोस मिस हुए हैं तो प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पर आपको MHT CET 2020 की प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट के अंदर सारे वीडियोस आप लोगों को मिल जाएंगे, और इस प्लेलिस्ट को अपने फ्रेंड सर्कल में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि अगर किसी को एंड मोमेंट पे कुछ प्रिपेयर करना हो तो वो प्रिपेयर कर सके, या फिर अगर किसी को रिवाइज़ करना हो तो वो रिवाइज़ कर सके। दूसरी बात यह है कि मैंने अपने चैनल पे 12th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स का फुल कोर्स स्टार्ट किया है, जिसके अंदर मैं हर एक चैप्टर को पूरी कोशिश करूँगा कि डिटेल में एक्सप्लेन कर सकूँ, और डेली लाइव लेक्चर्स लेने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आपके कुछ ऐसे फ्रेंड्स होंगे जो अभी 12th में गए हैं, या छोटे भाई बहन होंगे जो अभी 12th में गए हैं, तो उनको भी इस चैनल के बारे में बताओ, ताकि वो लोग भी क्या कर सके, मैथ्स के लाइव लेक्चर्स अटेंड कर सके। और 10th स्टैंडर्ड की भी एक मैथ्स की सीरीज़ चल रही है, तो 10th के अगर कुछ बच्चे होंगे तो उनके साथ भी शेयर करो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी का पेपर CET का अच्छा जाएगा, आप सब लोग फ्लाइंग कलर से पास होंगे और अच्छे अच्छे कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लेंगे। ऑल दी बेस्ट।